नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों पिछड़े वर्गों को दिए जा रहे आरक्षण को रोकने का प्रयास कर रही है। ये आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी ने। हम बात करेंगे किस राज्य में की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी के लिए जो 42% आरक्षण की व्यवस्था की है, उस आरक्षण के लिए पास किए गए बिल, विधानसभा से पास किए हुए जो कानून है, उस कानून को बीजेपी ने क्यों रोक कर रखा है। बीजेपी मतलब केंद्र की सरकार। वो बिल जो है वो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, वो भी आदिवासी समाज से आती है, उनके टेबल पे पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है राष्ट्रपति की तरफ से। किस राज्य की बात है, किस राज्य के मुख्यमंत्री इसकी मांग के लिए दिल्ली में 3 दिन तक लगातार रहे, लेकिन राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और किस उसी राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री पर, गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के मुद्दों को, मतलब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जो बढ़ाने की व्यवस्था की गई है पंचायतों में, स्कूल कॉलेजेस में, नामांकन में, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राष्ट्रपति इस बिल पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। मतलब ये कानून नहीं बन पा रहा है। ज्ञातव्य है कि सितंबर में चुनाव होना है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं तेलंगाना की। तेलंगाना की राज्य सरकार ने विगत मार्च महीने में ही एक बिल पास किया जिसके तहत जो पंचायती राज है उसमें और स्कूल कॉलेज में, शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए 42%, जो आरक्षण की सीमा पहले 27% थी, उसको बढ़ाकर 42% किया। रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उन्होंने और उसके बिल पास करने के बाद जब वो बिल राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए गया तो राष्ट्रपति अब तक उस बिल को पर अपनी संस्तुति राष्ट्रपति की तरफ से नहीं मिला है, न कोई जवाब मिला है। अब उसका डेडलाइन सितंबर है। सितंबर तक अगर चुनाव नहीं कराया गया तो फिर पंचायती राज में, मतलब जो पंचायत के लिए जो धन केंद्र सरकार से पंचायतों के विकास के लिए जाता है, वो धन केंद्र सरकार देना रोक देगी। ये एक बाध्यता, व्यवहारिक बाध्यता भी है, संवैधानिक बाध्यता भी है कि बगैर आरक्षण की व्यवस्था किए उस पर चुनाव नहीं हो सकता। तीसरा, हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष क्या है, क्यों भारतीय जनता पार्टी इस बिल के विरोध में है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जैसा मैंने बताया, तेलंगाना ने मार्च में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण की व्यवस्था की शैक्षणिक संस्थानों में और पंचायती राज में, कि उसके आधार पर चुनाव होगा। फिर चुनाव के बाद जो है अब जो प्रक्रिया है वो बढ़ाई जाएगी आगे। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि उस 42% आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, रेवंत रेड्डी की सरकार ने वहां 10% आरक्षण, मतलब 42% में 10%, मतलब लगभग 25% आरक्षण जो है उसका, वो मुसलमानों के लिए उसमें रिजर्व कर दिया है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी उसी का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो केंद्र में मंत्री हैं जी किशन रेड्डी और बंदी संजय कुमार, इन दोनों बड़े नेताओं ने तेलंगाना का के जो है उन लोगों ने, दोनों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि इस बिल को पास करने का एकमात्र मकसद है, चूंकि रेवंत रेड्डी 27% आरक्षण तो पहले से ही वहां ओबीसी को मिला हुआ है, तो इसीलिए ये उसमें मुसलमानों का आरक्षण जोड़कर जो है देने का की एक साजिश की जा रही है। मतलब चूंकि जाति व्यवस्था और जातीय जो एक असमानता, जिस कारण से संविधान ने सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जो आरक्षण की व्यवस्था की पिछड़े वर्गों के लिए, उसके तहत वो जो उसके लिए जो मापदंड है, उस मापदंड के तहत मुस्लिम नहीं आते, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। इसीलिए इस बिल में संशोधन होना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को किसी भी कीमत पर इस बिल को मंजूर करने से रोकेगी।
ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। वही रेवंत रेड्डी इसके बारे में बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल के संबंध में केवल और केवल दुष्प्रचार कर रही है, वहां के पिछड़े वर्गों को, वहां के हिंदू समाज के लोगों को भड़का रही है केवल, जिससे कि वो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो केवल घृणा का वातावरण बनाना चाहते हैं, विद्वेष का वातावरण बनाना चाहते हैं, ऐसा आरोप रेवंत रेड्डी का है। वहीं बीजेपी के जो नेता हैं बंदी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी ने भी ये सवाल किया रेवंत रेड्डी से कि बताइए कि आज तक कांग्रेस पार्टी ने कौन ऐसा पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को क्या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनाया क्या? ये कई सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पूछ रही है। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है तेलंगाना में। अब इस मुद्दे पर अंतिम परिणाम क्या होगा ये विषय अलग है, लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे देश के अंदर विगत 10, 15, 20 वर्षों के अंदर, कहेंगे 90 के बाद से ही कह लीजिए, या मोटे तौर पे अगर कहें तो आज़ादी के बाद ही नहीं बल्कि आज़ादी से पहले से भी, ठीक है, ये जातिगत राजनीति और फिर जाति की राजनीति में आरक्षण, ये एक वोट बैंक के टूल्स के रूप में केवल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर दल एक दूसरे के बॉल पर केवल किक लगाता है जिससे कि उसका बॉल गोल पोस्ट में चला जाए। मतलब केवल और केवल नजर चुनावी राजनीति पर होती है, चुनाव में किस प्रकार से किसी मुद्दे का लाभ उठाया जाए उस पर केवल ध्यान होता है। और इसमें दोनों, इस हमाम में सबके सब नंगे होते हैं, न क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सबके लिए एकमात्र मकसद होता है अपने वोट बैंक को मजबूत करना। मतलब अंग्रेजों की वह नीति कि भारतीयों को जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं, तब तक भारत पर राज करना असंभव है। ठीक है, तो जितने भी विदेशी भारत में आए, चाहे वो मुगल के रूप में आए हो, चाहे वो अंग्रेज के रूप में आए हो, कोई भी, तो निश्चित है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक मतलब राज करने के लिए साम दाम दंड और भेद, इन चारों हथियारों का इस्तेमाल होता है। तो इन चारों हथियारों का इस्तेमाल विदेशी शक्तियां तो क्या ही करती थी, अब देशी ताकतें भी करती है। इसके पीछे मूल जो प्रवृत्ति होती है वो लोक कल्याण कम होता है, वोट बैंक ज्यादा होता है। कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको अपने देश की ही राजनीति में कि 2 साल पहले जब कोई दल किसी नीति के विरोध में होता है, कहीं से उसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन जब उसको लगता है कि यार इसके ये जो है ये हिट करेगा, क्लिक करेगा, क्रांतिकारी है, तो फिर वो बंद, माने जैसे कहते हैं ना कि बंद संदूक से निकाल कर जो है किसी मुद्दे को लेकर आते हैं, उस पर झाड़ झूड़ किया और साफ सफाई करके उसको नई बोतल में पुरानी शराब भरकर फिर से प्रस्तुत कर दिया जाता है जनता के सामने, कि जिससे कि जनता भावना में, आवेश में आकर उस दल को, उस व्यक्ति को, उस नेता को चुनाव जिताने का केवल माध्यम बन सके। ठीक है, तो और वह मुद्दा और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जिस मुद्दे के आधार पर समाज के अंदर विभाजन होने की स्थिति होती है पैदा। ऐसा कोई मुद्दा लेकर चुनाव में प्रायः शायद ही कोई राजनीतिक दल आते हैं जिससे कि सामाजिक एकजुटता बढ़ती हो, बल्कि सामाजिक विद्वेष ही भारत की राजनीति में आज़ादी के बाद भी, देश की आज़ादी के बाद भी देशी राजनेताओं के लिए भी सबसे सफलतम टूल्स बना हुआ है। बिहार के एक बड़े राजनेता हैं, कहा करते थे कि विकास से कोई चुनाव नहीं जीतता, विकास करके कोई चुनाव नहीं जीतता, चुनाव जीतना और विकास करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कई उदाहरण हैं देश के अंदर। चंद्रबाबू नायडू 2004 में जब मुख्यमंत्री थे, वहां पर 1999 में मुख्यमंत्री बने थे, तो फिर 2004 का जो कार्यकाल था उसमें आंध्र प्रदेश, जो एकीकृत आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना आज का है, वो भी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। गजब का विकास हुआ था राज्य में, बहुत बेहतर काम किया था चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन वो चुनाव हार गए। क्यों हार गए? इसलिए हार गए कि कहा गया ऐसा कि चुनाव जीतना और विकास करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2004 में, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी।
एक भी राजनीतिक प्रेक्षक ये मानने को तैयार नहीं थे कि फील गुड का की स्थिति है। हर सर्वे, हर ओपिनियन पोल बीजेपी को तीसरी बार बहुमत दे रही थी, लेकिन फिर भी जब चुनाव में परिणाम आया तो बीजेपी चारों खाने चित थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा चुकी थी। ठीक है, शाइनिंग इंडिया हवा में ही रह गई थी। तो ऐसा देश के राजनीति में कई उदाहरण हैं जब इस प्रकार के मुद्दे देश की राजनीति में तैरते हैं, जिससे कि केवल और केवल भावनात्मक मुद्दे, वो भावनात्मक मुद्दा जिससे कि समाज के अंदर विभाजन होता हो। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी देखेंगे तो धर्म की राजनीति सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म होता है चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। विकास अलग विषय है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना अलग है, प्रधानमंत्री कृषि योजना अलग है, प्रधानमंत्री आवास योजना अलग है, लेकिन चुनावी राजनीति में इसका असर राम जन्मभूमि के मुद्दे से, चाहे धारा 370 के मुद्दे से कम होता है। उसे वैसे ही अगर विपक्ष में भी देखेंगे अगर, तो मनमोहन सिंह के समय में जो मनरेगा या नरेगा या राइट टू एजुकेशन का अधिकार था, ये सब एक ऐतिहासिक निर्णय थे, लेकिन इसका चुनावी लाभ मनमोहन सिंह को नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि चुनाव लड़ी ही जाती है विद्वेष के आधार पर। तो ये एक बार फिर तेलंगाना में साबित हो रहा है, और ये तो चूंकि आजमाया हुआ टूल्स है, इसीलिए दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ इस कारण से उसको रोक के रखी है कि इसमें जो आरक्षण जो 42% में जो 10% आरक्षण मुसलमानों के लिए दिया गया है, उसको हटाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का मांग है, और इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण कराना चाहती है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस एकीकृत आरक्षण की व्यवस्था को जारी रखना चाहती है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ पिछड़े वर्गों का भरोसा जीत सके और पिछड़े वर्गों के वोट बैंक को मुस्लिम वोट बैंक के साथ अटैच कर सके। क्योंकि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के निशाने पर केसीआर भी है। केसीआर मतलब के चंद्रशेखर राव, जिनकी टीआरएस थी पहले, अब बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति। उनको भी चुनौती दे रहे हैं रेवंत रेड्डी कि आप क्यों नहीं हमारे समर्थन में सड़क पर आते। तो ये बात भी समझने में आने वाली बात है, क्योंकि केसीआर से ही मुसलमानों का वोट छीनकर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी वहां सरकार में आई है। तो कैसे केसीआर रेवंत रेड्डी का समर्थन करेंगे, क्योंकि बिल का समर्थन करना रेवंत रेड्डी का समर्थन करना है। तो ये परिस्थितियां हैं तेलंगाना की। तो लगता है मुझे कि मैं बेहतर तरीके से आपके सामने विषय कर रख पाया हूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।